भोला कड़कती धूप में जंगल में लकड़ियां काट रहा था। धूप इतनी तेज थी कि भोला का पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। हाँ, हाँ, अरे धूप तो कुछ ज्यादा ही आग बरसा रही है। आहा, पता नहीं कब ये गर्मी का मौसम जाएगा। भोला कुल्हाड़ी से लगातार लकड़ियां काटने में लगा था। तभी शाम तक भोला कई सारी लकड़ियां तोड़कर अपनी साइकिल पर रख देता है। हाँ, बस आज किसी तरह से मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएं। भोला साइकिल पर लकड़ियां लेकर पास में अपने छोटे से गांव में एक लकड़ी भखार कारखाने में आता है और वहां अपनी लकड़ियां बेचने लगता है। ए भोला, मैं केवल 1 रुपए किलो लकड़ी लूंगा। मालिक, 1 रुपए किलो तो बहुत ही कम है। आप थोड़े से ज्यादा दाम दीजिए ना लकड़ियों के। देखो भाई, मैं तुम्हें रोज रोज एक ही बात कहता हूँ कि मैं खुद भी 2 से 3 रुपए किलो लकड़ियाँ बेचता हूँ। अब अगर तुम्हें 1 रुपए किलो के हिसाब से लकड़ियाँ देना हो तो बोलो, वरना अपनी लकड़ियाँ यहाँ से ले जाओ। नमस्ते। पूरे गांव में केवल एक हरिया का ही लकड़ी कारखाना था, जहां भोला रोज 1 रुपए किलो से लकड़ियां बेचता था। तभी आज भी 40 किलो लकड़ियां 40 रुपए में बेचकर भोला इसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े घर में आता है, जहां घर में भोला की पत्नी निर्मला और बेटी मानसी थी। भोला अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। बाबा, मेरे लिए मिठाई नहीं लाए? अरे नहीं बेटिया, आज भी मेरी ज्यादा कमाई नहीं हुई। रोज रोज आप यही बात कहते हो बाबा, पर कभी आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाते। बेटिया, मेरी किसी दिन ज्यादा कमाई होगी ना, तब मैं जरूर लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए मिठाई। मानसी गुस्से में आज भी घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कितना बुरा पिता हूँ ना मैं, जो अपनी बच्ची की एक खुशी को भी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। भगवान जी, आखिर कब तक हमें इस गरीबी के दलदल में फंसे रहना होगा। जी, आप मानसी की बातों का बुरा मत मानिए। वो बच्ची है, वो हमारी आर्थिक स्थिति नहीं समझती। हाँ, रोज मैं इस उम्मीद में घर से निकलता हूँ कि आज कारखाने का मालिक मुझसे ज्यादा पैसे में लकड़ियाँ खरीदेगा, पर कारखाने का मालिक हर बार मुझसे कम दाम में लकड़ियाँ खरीदता है। क्या करूँ? तो आप किसी और लकड़ी कारखाने में क्यों नहीं बेचते लकड़ियाँ? शायद वहाँ आपको लकड़ियों के ज्यादा दाम मिल जाएं। अरे निर्मला, इस गांव में दूसरा कोई लकड़ी का कारखाना है ही नहीं, ना ही यहाँ कोई दूसरा काम है करने के लिए। यही काम है और यही कारखाना है। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि एक रोटी के लिए भी भोला को काफी संघर्ष करना पड़ता था। छोटा गांव होने की वजह से वहां कमाई का दूसरा कोई जरिया भी नहीं था। थोड़े समय बाद तीनों रोज की तरह दाल रोटी खाकर अपने घर में सो जाते हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। भोला रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां तोड़ने जाने लगा और रोज उन लकड़ियों को सस्ते दाम में बेचकर अपने परिवार के साथ गरीबी के संघर्ष में जीने लगा। कम कमाई के चलते भोला और उसके परिवार वाले बड़े परेशान रहते थे। एक शाम निर्मला रोज की तरह गांव में पुराने कुएं के पास आकर कुएं से पानी निकाल रही थी। हर दिन हम ये सोचते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर होगा, पर हमारा हर दिन हमें परेशानियों और कठिन रास्तों का मुसाफिर बनाता जा रहा है। भगवान जी, अब और नहीं जिया जा रहा हमसे इस गरीबी में। हमारी गरीबी दूर कर दीजिए भगवान जी, हमें इस गरीबी से छुटकारा दिला दीजिए। गरीबी भी ऐसी अजीब थी जो हर कदम पर नई परेशानियों से मुलाकात करवा रही थी। तभी निर्मला पानी से भरे मिट्टी के घड़े अपने सर पर लेकर सड़क से पैदल जाने लगी। थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही सामने से 2 बड़े बैल तेजी से निर्मला की ओर भागते हुए आ रहे थे। अरे, ये बैल तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तभी एक बैल तेजी से आकर निर्मला को सींग मारकर नीचे गिरा देता है और निर्मला सीधे एक बड़े से पत्थर पर सर के बल गिरते ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही मानसी और भोला को इस घटना की खबर मिलती है,
वो दोनों निर्मला को गांव के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी निर्मला ठीक तो है ना? उसे होश आया कि नहीं आया? देखो भोला भाई, सर पर चोट लगने से निर्मला जी कोमा में चली गई हैं, ठीक है ना? अब उन्हें कब होश आएगा, माफ कीजिएगा, ये हम बता नहीं सकते। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर भोला और मानसी फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को होश में लाने का कोई तो इलाज होगा ना? भोला देखो, इलाज बस इतना ही है कि निर्मला जी को आईसीयू में रखना होगा और उन्हें रोज ट्रीटमेंट देना होगा। अब इन सब में रोज का 5,000 रुपए खर्च आएगा। अब अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो हम आपके घर में सारा सेटअप लगा देते हैं, मतलब कि सारी मशीनरी वगैरह लगा देते हैं। शायद इस इलाज से निर्मला जी ठीक हो जाएं। 5,000 रुपए रोज का खर्च, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर साहब? देखिए, मैं अभी आपसे यही कहूंगा कि आप एक काम करिए, निर्मला जी को अभी घर ले जाइए और उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, शायद उन्हें होश आ जाए। थोड़े समय बाद मानसी और भोला निर्मला को घर लेकर आते हैं और उसे चारपाई पर लिटा देते हैं। निर्मला जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। उसके बाद मानसी अपनी माँ के पास रहने लगी और भोला घर में खाना बनाना और घर के दूसरे काम करने लगा। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पत्नी के इलाज की चिंता में हर रोज भोला काफी परेशान रहने लगा। वो ना सही से खाना खा पा रहा था, ना ठीक से सो पा रहा था, जिसके चलते भोला काफी कमजोर हो चुका था। एक रात भोला निर्मला के पास चारपाई पर बैठा था और मानसी नीचे फर्श पर सोई हुई थी। ये क्या हो गया निर्मला तुम्हारे साथ? तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो? ए निर्मला, निर्मला उठो ना, होश में आ जाओ निर्मला। तुम्हारे बिना मैं और मानसी बहुत तकलीफ में हैं। भोला रात भर अपनी पत्नी के पास बैठकर रोता रहता। पैसों के न होने से भोला निर्मला का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अगले दिन, मानसी, मैं लकड़ियाँ काटने बेटा जंगल जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, है ना बेटा? बाबा, आप भी अपना ध्यान रखना। जब से माँ के साथ ये हादसा हुआ है, आप बहुत कमजोर हो चुके हो। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए बाबा। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो हम माँ को कैसे संभालेंगे? अपनी बेटी की बातें सुनकर भोला की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, यकीनन गरीबी ऐसी ही होती है। गरीबी इंसान को कदम कदम पर काफी रुलाती है। तभी भोला अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता है और वहाँ दोपहर तक लकड़ियाँ तोड़ता है। नहीं सहा जा रहा भगवान जी, नहीं सहा जा रहा। नहीं देखी जाती अब मुझसे अपने परिवार की ये तकलीफें। अरे क्या मैं अपने परिवार की खुशियों का जरिया नहीं बन सकता क्या? क्यों मैं अपनी पत्नी को इस तकलीफ से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ? अपने जीवन में आई इस परेशानी को याद करके भोला बहुत रोता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अरे मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। ये दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। हाँ, ये सही है ना, मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ। तभी भोला एक विशाल पेड़ पर रस्सी बांधता है और गले में रस्सी डालकर जैसे ही आत्महत्या करने लगता है तो वो रस्सी अचानक से गायब हो जाती है। हाँ, ये रस्सी कहाँ गायब हो गई? भोला आसपास रस्सी देखने लगता है। तभी वो विशाल पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। ये पेड़ इतना हिल क्यों रहा है? तभी वो पेड़ हिलना बंद कर देता है और उसके अंदर से आवाज आती है, भोला, तुम मरना क्यों चाहते हो? ये जीवन तो बड़ा अनमोल है।
इसे ऐसे नष्ट मत करो, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिल पाएगा। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ भोला। जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये पेड़ एक जादुई पेड़ था। तभी भोला इस जादुई पेड़ को अपने जीवन की सारी परेशानियां बताता है। अब तुम ही बताओ जादुई पेड़, मैं मरूं नहीं तो और क्या करूं? भोला, हर इंसान के जीवन में कोई न कोई समस्या रहती ही है, पर हमें परेशानियों से डर के ऐसे मरना नहीं चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ, जिसमें से तुम्हें एक सही वाला रास्ता चुनना होगा। तभी जादुई पेड़ अपने जादू से एक तरफ कुल्हाड़ी निकालता है और दूसरी ओर ढेर सारा खजाना। दोनों चीजें भोला के सामने रखी हुई थीं। भोला, तुम्हारे सामने 2 चीजें रखी हुई हैं। अब बताओ, तुम्हें खजाना चाहिए या कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी तो मेरे पास है। एक काम करता हूँ, खजाना ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। मैं खजाना लूंगा जादुई पेड़। एक बार और सोच लो। ये कुल्हाड़ी कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई कुल्हाड़ी है, और मेरी मानो तो तुम कुल्हाड़ी ही ले जाओ। अब कुल्हाड़ी लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे इस समय पैसों की जरूरत है। मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना है। मैं ये खजाना ही लूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी भोला वो खजाना लेकर घर आता है और फिर भोला मानसी को सारी बात बताता है। बाबा, अब हम माँ का इलाज करा सकते हैं ना? हाँ बेटिया, देखना अब बहुत जल्दी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। भोला और मानसी बहुत खुश होते हैं। तभी भोला सारा खजाना अपने पुराने संदूक में रख देता है। रात का समय। बाबा, अब तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इसलिए अब आप अच्छे से सो जाइए। हाँ बेटिया, आज मैं सुकून से अच्छी नींद लूंगा। जब से निर्मला के साथ ये हादसा हुआ है, तब से मैं एक पल भी सुकून से सो नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद भोला और मानसी दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और बातों बातों में भोला और मानसी घर का दरवाजा ही बंद करना भूल चुके थे। आधी रात का समय एक चोर काला नकाब चेहरे पर ओढ़कर भोला के घर के अंदर आता है और उस खजाने से भरे संदूक को चुपके से लेकर घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन सवेरे भोला और मानसी की आंख खुलती है तो घर में संदूक को ना देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। हाँ, अरे संदूक कहाँ गया? यही तो रखा हुआ था संदूक। बिटिया, उसमें करोड़ों का खजाना था, खजाना। दोनों पूरे घर में संदूक। ये सुनकर भोला फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़े समय बाद भोला निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। रुक जाओ भोला। भोला वहीं रुक जाता है। तभी जादुई पेड़ अपने अंदर से एक कुल्हाड़ी निकालकर भोला के सामने रखता है। ये लो अपनी अमानत भोला। मुझे पता था कि तुम कुल्हाड़ी और खजाने में से खजाना ही चुनोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कुल्हाड़ी के साथ साथ खजाना भी दिया था, ताकि तुम खजाना चुनो। तुम्हें पता है, कल रात तुम्हारे घर से जिस चोर ने खजाना चुराया, वो चोर नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही एक गरीब आदमी था, जो तुम्हारी तरह ही जीवन की परेशानियों में उलझा हुआ था। क्या? हाँ, उस आदमी की माँ की आंखों की रोशनी एक बीमारी के कारण चली गई और उसके इलाज के लिए उसे करोड़ों रुपए लग रहे थे। अब वो तो मेरे पास कभी आ ही नहीं सकता था, इसीलिए तुम्हारे जरिए मैंने उस आदमी की सहायता की है, ताकि उसे वो खजाना मिल जाए और वो अपनी माँ का इलाज कर सके। ये सुनकर भोला के होश उड़ जाते हैं। तुम अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हो भोला। ये जादुई कुल्हाड़ी तुम्हें जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। तभी जादुई पेड़ अपने अंदर से 2 फल निकालकर भोला को देता है। भोला,
इन फलों को घर लेकर जाओ और इन्हें पीस कर इसका रस अपनी पत्नी को पिला दो। इसका रस पीते ही तुम्हारी पत्नी को होश आ जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। जाओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, सच में तुम बहुत महान हो। तुम्हें हम इंसानों की तकलीफों की कितनी चिंता है। मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ। यही तो मेरा काम है भोला। मजबूरों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब तुम जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। तभी भोला वो जादुई कुल्हाड़ी और जादुई फल लेकर घर आता है और फलों को पीसकर उसका रस निर्मला को पिलाता है, जिसके बाद निर्मला को होश आ जाता है और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद भोला कम मेहनत में जादुई कुल्हाड़ी की सहायता से काफी सारी लकड़ियां तोड़ने लगा और उन्हें बेचकर खूब पैसा कमाकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगा। गरीब विनोद एक टोकरी में कई सारी मूंगफली लिए एक सड़क पर खड़ा था। मूंगफली ले लो, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, मूंगफली वाला। तभी कुछ बच्चे विनोद के पास आते हैं और उससे मूंगफली खरीद कर ले जाते हैं। शाम का समय। हाँ, सारे दिन में आज भी केवल 100 रुपए की ही कमाई हुई मेरी। पता नहीं कब मेरी ज्यादा कमाई होगी। तभी विनोद इसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में विनोद के बूढ़े माता पिता रागिनी, हेमंत और छोटी बहन अनीता थी। विनोद का ये घर बहुत ही छोटा था। अनीता, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? तभी अनीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना गर्म करने लगती है। विनोद के घर गैस नहीं था और उसके माता पिता सामने चारपाई पर बैठे थे। विनोद अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी की अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। थोड़े समय बाद सब खाना खा रहे थे। भैया, माँ की दवाई खत्म हो चुकी है। आपके पास पैसे हो तो कल आप माँ की दवाई लेते आना। मेरे पास तो केवल 100 रुपए ही हैं। इन पैसों में राशन लाना है, दूध लाना है। अब मैं माँ की दवाई कैसे लाऊं? बेटा, जब तेरी कमाई इतनी कम हो रही है तो तू कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता है? आखिर कब तक हम इस गरीबी और परेशानी में जीवन बिताते रहेंगे? अब बाबा, आप तो जानते हो कि मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, इसीलिए मुझ अनपढ़ को कोई काम वाम नहीं देता है। पता नहीं कैसे कटेगा हमारा आगे का जीवन। अब माँ को देखो, बीमारी से जूझ रही है। आप अपाहिज हैं और बहन की शादी करवानी है। कैसे कर पाऊंगा अकेला मैं इतना सब कुछ? अपने परिवार के बिगड़ते हालात देखकर विनोद हर दिन ऐसे ही दुखी होता रहता है। परिवार में खाने वाले 4 लोग थे, पर कमाई करने वाला केवल अकेला विनोद था। बेटा, दुखी ना हो, तुम दोनों के साथ हमारी दुआएं हैं। देखना, तुम दोनों जीवन में कभी कमजोर नहीं पड़ पाओगे। परेशानियां 1000 थीं और राहत पाने के लिए एक भी दरवाजा खुला नहीं था। अगले दिन विनोद फिर से मूंगफलियां लेकर गांव में आता है और सारा दिन गांव में घूमकर मूंगफलियां बेचने लगता है। पढ़ा लिखा ना होने से विनोद को गांव में कोई दूसरा काम नहीं दे रहा था। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। विनोद को कभी 100 रुपए रोज की कमाई होती थी, कभी 50 की तो कभी 300 की। एक शाम विनोद गांव के एक स्थान पर मूंगफलियां लेकर खड़ा था। तभी एक आलीशान कार आकर वहां रुकती है। इतनी बड़ी कार हमारे इस छोटे से गांव में कैसे? तभी उस कार के अंदर से एक अमीर लड़का बाहर आता है। उसे देखकर विनोद के होश उड़ जाते हैं। अजय? कार से निकले उस लड़के का नाम अजय था। तभी अजय की नजर विनोद पर पड़ती है। ओह विनोद मेरे भाई! अजय दौड़ते हुए आकर विनोद के गले लिपट जाता है। विनोद मेरे भाई, कैसा है तू?
मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है? कितने सालों बाद मिल रहा है। अरे अपने बचपन के दोस्त को तू भूल ही गया है। विनोद और अजय बचपन के दोस्त हैं। अजय पहले इसी गांव में रहता था। अब क्या ही बताऊं यार, जब से मैं शहर गया हूं ना, मेरा कारोबार ही इतना बड़ा हो चुका है कि मुझे कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। हाँ, क्या बात कर रहा है यार। नई गाड़ी, वाह, तू तो काफी अमीर हो गया है रे अजय। हाँ फिर, अबे तेरे भाई का शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ। और ये क्या, ये तू मूंगफली क्यों बेच रहा है? अजय सालों पहले शहर में कमाई करने गया था, जो अब वहीं रहता है। अब क्या बताऊं यार अजय, इस समय मेरी हालत बहुत ही खराब है। तभी विनोद अजय को अपनी सारी गरीबी के बारे में बताता है। बहन की शादी करवानी है, माँ बाबा का इलाज करना है। अब मैं कैसे अकेले इतना सब कुछ कर पाऊंगा यार? और ऊपर से मूंगफली के इस कारोबार में कोई ज्यादा आमदनी भी नहीं होती है। ओह, तेरी दुख भरी कहानी सुनकर तो बड़ा अफसोस हो रहा है यार विनोद। तू शहर क्यों नहीं आ जाता? अब मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है अजय, मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा पाऊंगा यार। अच्छा ठीक है, अब तू मेरे बचपन का दोस्त है यार, तो मैं तुझे ऐसे परेशानी में नहीं रहने दूंगा। देख, शहर में मेरा कारोबार है, मेरी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग अलग शहरों गांवों में सप्लाई होता है। तो तू मेरे लिए काम कर, मैं तुझे रोज के 1000 रुपए दिया करूंगा। बोल। ये सुनकर विनोद काफी खुश होने लगता है। हाँ अजय, अगर तू मुझे काम पे लगा देगा ना, तो मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा भाई। मैं और मेरे परिवार वाले सदा तुझे दुआएं देते रहेंगे। हाँ। कैसी बातें कर रहा विनोद यार। आखिर एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है ना। तभी अजय काफी सारे पैसे विनोद को देता है। इतने सारे पैसे? पूरे 1 लाख रुपए हैं ये। अब तू इन पैसों से एक बाइक खरीद ले, और कल से मैं रोज तेरे घर पे कुछ बैग भेजता रहूंगा, और वो बैग कहाँ और किसके पास पहुंचाने हैं उसका नाम पता भी दे दूंगा। बस तुझे उस पते पर जाकर वो बैग उस आदमी को देना है। और सुन, तू मेरे लिए रोज ये काम कर, मैं तुझे रोज के 4000 रुपए दिया करूंगा। क्या? 4000 रुपए? ये सुनकर विनोद अजय के कदमों में गिर जाता है। अजय, मुझ गरीब पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अबे दोस्ती यारी में एहसान नहीं होता मेरे भाई। चल, अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल से तू अच्छे से मन लगा के काम करना। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। इतने सारे पैसे। अब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब मैं माँ बाबा का इलाज भी करा पाऊंगा और बहन की धूमधाम से शादी भी कर पाऊंगा। भगवान जी, मुझ गरीब के जीवन में इतनी खुशियां भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब घर जाकर सबको ये खुशखबरी सुनाता हूँ। विनोद अपने घर चला जाता है। इधर अजय अपनी कार में जा रहा था। अच्छा हुआ मुझे इस काम के लिए विनोद मिल गया, वरना मैं तो कब से एक आदमी की तलाश में घूम रहा था। इधर घर आकर विनोद सबको सारी बात बताता है। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है जो मेरे बच्चे को अच्छा काम मिल गया। हाँ बाबा, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और देखना, अब हम अनीता की शादी इतने धूमधाम से करेंगे ना कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। विनोद को काम मिलने की खबर सुनकर सब काफी खुश हो रहे थे। अगले दिन विनोद एक नई बाइक खरीद कर लाता है। तभी उसके घर अजय का एक आदमी आता है और वो विनोद को 4 बैग और एक चिट्ठी देकर जाता है। उन बैगों पर ताला लगा हुआ था। भाई, इन बैगों पर तो ताला लगा हुआ है, क्या है इन बैग में? अजय बता रहा था कि इन बैगों में उसके कारखाने का सामान है। अब कीमती सामान होगा, इसीलिए उसने बैग में ताले लगाए होंगे। चिट्ठी पर 4 अलग अलग गांव के पते और किन लोगों को कौन सा बैग देना है उनके नाम और नंबर लिखे हुए थे। तभी विनोद सारे बैग अपनी बाइक पर लेकर वहां से चला जाता है और रात तक सारे पतों पर जाकर वो बैग वहां पहुंचाकर अपने घर आता है। रात का समय,
तभी विनोद को अजय का कॉल आता है। विनोद ने नया मोबाइल भी खरीद लिया था। हाँ बोल अजय। सारे बैग पतों पर सही से पहुंचा दिए ना विनोद? हाँ अजय, सब पहुंचा दिए मैंने। वेरी गुड। अब कल मैं और बैग भेजूंगा और साथ में तेरे आज के और कल के पैसे 8,000 रुपए भी भेज दूंगा। अजय तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मुझ गरीब के लिए तू कितना कुछ कर रहा है। दोस्त के लिए जान हाजिर है मेरे भाई। चल कल बात करते हैं। अगले दिन अजय फिर से 4 ताले लगे हुए बैग विनोद के घर भेजता है और विनोद उन्हें उनके पते पर जाकर दे आता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। विनोद रोज अजय के भेजे बैगों को उनके पते पर पहुंचाने का काम करने लगा और बदले में अजय विनोद को रोज के 4,000 रुपए देने लगा, जिसके बाद अजय और उसके परिवार की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी और वो एक बेहतर जीवन बिताने लगा। एक दिन सवेरे अजय का आदमी 4 बैग लेकर विनोद को देता है। विनोद भाई, ये बैग शहर के इस पते पर अनिल नाम के आदमी को देकर आना है। ये बहुत अर्जेंट है, तो पहले आप इसे देकर आइए और फिर बाकी के बैग इन पतों पर देकर आना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अनीता, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम माँ बाबा का ध्यान रखना। विनोद 4 बैग लेकर अपनी बाइक पर शहर की ओर निकल जाता है। करीब घंटे बाद विनोद पालपुर शहर पहुँच जाता है तो रास्ते में सड़क पर पुलिस ऑफिसर खड़े थे जो आने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। ये चेकिंग किस चीज की चल रही है? तभी विनोद बाइक लेकर आगे आता है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। क्यों, इन बैगों में क्या है? साहब, ये किसी का सामान है, मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। बैग खोल के दिखाओ, क्या है इनमें? सर, बैग की चाबियां मेरे पास नहीं है। मेरा काम तो बस बैग पहुँचाने का है। तभी पुलिस ऑफिसर एक बैग का ताला तोड़कर उस बैग को खोलता है तो उस बैग में ड्रग्स थे। आटा? इसमें आटा है? ये आटा नहीं, जानलेवा ड्रग्स है, ड्रग्स। तू ड्रग्स का धंधा करता है? तभी सारे पुलिस वाले विनोद को पकड़कर थाने लेकर आते हैं और उसे हवालात में डाल देते हैं। साहब, मेरा यकीन कीजिए, ये ड्रग्स मेरे नहीं है। मेरा एक दोस्त है अजय, वही मुझे ये बैग भेजता है और इन पतों पर ले जाने के लिए बोलता है। तभी पुलिस ऑफिसर अजय को कॉल करके थाने बुलाते हैं। अजय जब थाने आता है, अजय मेरे भाई, देखना इन पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया है। भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालना। अजय, क्या ये आदमी विनोद तुम्हारा दोस्त है? क्या तुम ही इसे ड्रग्स से भरे बैग लोगों को देने के लिए कहते थे? अरे ये बेवकूफ विनोद कहाँ फंस गया। खुद तो मरा है, साथ में मुझे भी मरवाएगा ये। साहब, ये आदमी कौन है? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। ये सुनकर विनोद के होश उड़ जाते हैं। अजय, ये क्या बोल रहा है तू? तू अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचान रहा? सर, लगता है इस आदमी को कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं इसे नहीं जानता। ठीक है, आप जा सकते हो। अजय थाने से बाहर आता है। ये विनोद पुलिस के हाथ कैसे लग गया? पूरा काम फेल कर दिया इस विनोद ने। अब कैसे निकालूं इसे जेल से बाहर? अजय वहाँ से चला जाता है। अब ड्रग्स सप्लाई करने के जुर्म में पुलिस विनोद को मारती है। जब ये बात विनोद के परिवार वालों को पता चलती है तो हेमंत अपना घर, अपना सारा सामान, सब कुछ बेचकर विनोद की जमानत करवाकर उसे अपने गांव लेकर आता है। चारों गांव में सड़क किनारे बैठे थे। उनके पास अब उनका घर भी नहीं था। मेरे अपने ही दोस्त ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ये क्या किया अजय तूने? तूने तो हमें रास्ते का भिखारी बना दिया। विनोद और उसके परिवार वाले रास्ते पर आ चुके थे। ये देखकर सब खूब रोने लगते हैं। आज एक दोस्त ने एक दोस्त के विश्वास के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। फिर क्या था, विनोद और उसके परिवार वाले 4 दिनों तक भूखे प्यासे सड़क पर फुटपाथ पर रहने लगे और विनोद गांव में घूम घूम कर काम तलाश करने लगा, पर उसे कहीं काम नहीं मिला। एक शाम सब सड़क किनारे बैठे थे। सबकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी।
मैंने सोचा था कि बहन की शादी बड़े धूमधाम से करवाऊंगा, माँ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा, पर अजय ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब कहाँ जाएं हम? भगवान जी, हमारी सहायता कीजिए। अब हम किस पर भरोसा करें? ये दुनिया वाले भरोसे के लायक ही नहीं है। भगवान जी। तभी वहां अजय आता है तो अजय को देखकर विनोद गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा अजय? अरे मैं तो तुझे भाई से बढ़कर अपना दोस्त मानता था और तूने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। दोस्त मेरी। अरे मुझे दोस्त मत कह, दोस्त ऐसे नहीं होते अजय। विनोद अजय को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। मैं मानता हूँ विनोद कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया मेरे भाई। मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं चाहता तो थाने में पुलिस को सारी सच्चाई बता देता, पर अगर मैं ऐसा करता तो मैं ड्रग्स के केस में फंस जाता और शहर में सालों से बसाया मेरा कारोबार बर्बाद हो जाता। कोई मेरे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता और मेरी करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती। अपनी संपत्ति बचाने के लिए तूने मेरे बेटे को फंसा दिया था। नहीं 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 काकी जी, क्या है कि ड्रग्स के इस कारोबार में मुझे बहुत पैसा मिल रहा था और मैं उसमें अंधा हो चुका था। मैंने विनोद के साथ बुरा किया और बदले में मेरी बेटी की मौत हो गई। मुझे माफ कर दे विनोद। मैं आज के बाद सारे बुरे काम छोड़ दूंगा मेरे भाई और हमेशा ईमानदारी से कारोबार करूंगा। तभी अजय विनोद को 5 लाख रुपए देता है। मेरी वजह से आप सबको जो तकलीफ हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। विनोद, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। इन पैसों से घर लेकर अपनी बहन की शादी करवा और कोई अच्छा सा कारोबार करके खुशी खुशी अपना जीवन बिता। विनोद को 5 लाख रुपए देकर अजय वहां से चला जाता है। तब विनोद एक छोटा सा घर खरीद लेता है और कपड़ों का छोटा सा कारोबार शुरू करके अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करवाकर अपने माता पिता के साथ कपड़ों का कारोबार करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।